इश्कबाज़क प्यार की युंग चैप्टर 11 अर्धांश स्नेहल के हाथों में बहुत सारे चॉकलेट दिया और नाक को टच किया और हंसते हुए बोला, अपने पास रखा करे, किसी के नज़दीक आने पर आपका शुगर लेवल काम होने लगता है और बेहोश भी होने लगती है। अर्धांश वहां से चला गया था। स्नेहल थोड़े देर बाद नॉर्मल होते हुए पैर पटकते हुए बोली, ये हरामखोर है, मुझे ये आसपास भी नहीं चलिए नहीं तो मैं और भी गंदी गली दूंगी मैं। स्नेहल दादी के साथ बैठकर चाय पीती है। कुछ देर बाद जाकर वो संवारना जी को मदद करने लगी थी। रात में सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। स्नेहल राज में अपनी माँ से बात करके सो गई थी और वो कई दिनों की नींद भी पूरी कर रही थी। आधी रात में अर्धांश स्नेहल की कॉल किया। स्नेहल हड़बड़ाकर उठ गई। वो नींद में ही सर पकड़ के बोली, ये घर मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देता, कहाँ आग लग गई थी जो मुझे सोने भी नहीं दे रहे हैं। स्नेहल उठकर टेबल के पास जाकर टेलीफोन कान के पास लगा के बोली, किसको चूल मची है बे। अर्धांश कड़क आवाज में बोला, मिस स्नेहल, क्या लैंग्वेज है, आप बाहर जो भी बोलती है हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ तमीज से बात करें। स्नेहल उबासी लेते हुए छील हो के बोली, हो गया आपका पर्वचन, मैंने थोड़ी बोला था मुझे काम पर रखो, अब रखे हो तो कुछ ना कुछ हो आएगा ही आपके हवेली में। अर्धांश ने कहा, ये आप हमें नहीं बताते हम क्या करेंगे, आप हमारे लिए कॉफ़ी बना कर लाए। स्नेहल ऐठ के बोली, सुबह पीना, मेरी छुट्टी है, मुझे सोना है। स्नेहल फ़ोन रखी और फिर से जाकर सो गई थी। अभी कुछ ही देर हुए थे कि अर्धांश दरवाज़ा खटखटाने लगा था। स्नेहल फिर से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, अब कौन है। स्नेहल उठी और आंखें बंद किए ही दरवाज़ा खोला के बोली, यहाँ इतनी जल्दी उठाया जाता है क्या, थोड़ी देर पहले तो सोई थी मैं। अर्धांश टेक लगाते हुए बोली, जब मेरे लिए काम करती हैं तो मेरे लिए कॉफ़ी तो बनानी पड़ेगी। स्नेहल की अचानक आंख खुल गई। वो मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, पागल हो गया, आपको नहीं सोना तो मत, पर मुझे सोने दो, हाथी नहीं। अर्धांश एक हाथ से धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। स्नेहल बेलेंस खोकर सीधा जाकर बेड पर गिरी। अर्धांश सोफे पर जाकर बैठते हुए बोला, कॉफ़ी ला कर दे फिर सो जाएं। स्नेहल गुस्से में चिल्ला के बोली, पाप लगेगा आपको, देखना भगवान दंड देगा, वो भी घोर दंड। अरे खुद नहीं सो रहे हो तो जाओ, मजीरा बजाओ, मैं नहीं दे रही आपको कोई कॉफ़ी, जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, ओके। अर्धांश टीवी ऑन कर दिया था और फुल साउंड करके क्लासिक म्यूजिक लगा दिया था। स्नेहल हैरान होकर बोली, क्या बाक। अर्धांश खड़े होकर उसके पास जाता कि स्नेहल चिल्ला के बोली, रुको वहीं रुको, मेरे पास मत आना, जाओ अपने रूम में, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। स्नेहल भागते हुए रसोई घर गई। उसके पीछे अर्धांश भी धीरे धीरे रसोई घर की तरफ चला गया था। स्नेहल किचन में जाकर सब चीज़ें ढूंढ रही थी। पहले वो रसोई में कॉफ़ी बनाने आती थी तो सब कुछ उसके सामने रख दिया जाता था, पर अभी कुछ भी नहीं मिल रहा था। सब कुछ अच्छे से सजा कर रखी हुई थी, सब कुछ साफ करके रखा हुआ था। अर्धांश दरवाजे पर खड़े होकर स्नेहल को परेशान होता देखकर बहुत खुशी मिल रहा था। स्नेहल को फ्रिज से दूध मिला, वो तुरंत गर्म करने लगी थी। अर्धांश चलते हुए स्नेहल के पास आया। स्नेहल 4 कदम पीछे जाते हुए बोली, दूर दूर बोला ना, रूम में जाओ, यहाँ आने को कौन कहा। अर्धांश और स्नेहल के करीब गया, कॉफ़ी की बोतल निकल के रखता कि स्नेहल ने अर्धांश को चाटा मार। स्नेहल की आंखें लाल हो गई थी। अर्धांश अपने गाल पर हाथ रख लिया। स्नेहल चिल्ला के बोली, मैंने कहा ना मेरे पास नहीं आना। अर्धांश को भी गुस्सा आया, उसने भी कॉफ़ी को बोतल ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाया, स्नेहल कोई आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं को आपको कोई गलत नज़रों देखता है या छू रहा है। जब मजाक शाहने की आदत ना हो तो आपको भी किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता है आपने जो रोल बनाया है वो सिर्फ आपके लिए ही सही है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल भी चिल्लाते हुए बोली, आई एम सॉरी, पर आपके करीब आपने से मेरे दिल कुछ होने लगता है तो मैं क्या करूं, इसलिए तो कहती हूँ दूर रहे, क्योंकि जो भी होता बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ।
आप करीब आने की कोशिश करते हो तो मेरी नज़रों के सामने सिद्धार्थ का चालबाज वाला चेहरा सामने आता है। आप मुझे परेशान करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्धांश गुस्से में आगे बढ़ के स्नेहल की आंखों में आंखें डाल के बोला, ऐसा है तो आपने मुझे थप्पड़ मारा है तो मुझे बताए, कब मैंने आपको गलत तरीके से छुआ है या मेरे देखने से अनकंफर्टेबल हो जाती हो? स्नेहल वहीं सर पकड़ के बैठते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ, जब पापा से प्यार चाहा तो उन्हें बेटी नहीं। स्नेहल बिल्कुल शांत हो गई, उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया वो क्या बोल रही थी। स्नेहल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से। स्नेहल वहाँ भागने लगी थी। स्नेहल वहाँ से पागलों की तरह भागी थी कि उसके पैरों में कांच गड़ा उसे पता भी नहीं चला। अर्धांश गेट कीपर को कॉल करके स्नेहल को जाने से रोकने को कहा और खुद भी बाहर चला गया था। उसने बाहर जाकर देखा कि स्नेहल बाहर जाने की जिद कर रही थी। अर्धांश पीछे से बोला, अंडस को, आप कहीं नहीं जा सकती है। पहरेदार वहां से चले गए। स्नेहल फिर भी जाने की जिद करने लगी थी। अर्धांश के बार बार मना करने के बाद भी वो एक ही बात बोल रही थी। अर्धांश अपने तरफ घुमाया, एक थप्पड़ मारते हुए बोला, स्नेहल हमने कहा है आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है तो नहीं जा सकती है। स्नेहल अर्धांश के थप्पड़ में ही उसे बाहों में झूल गई थी। अर्धांश उसे गोद में उठाया और उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया था। फिर उसके पैरों के पास बैठकर चुभे हुए कांच के टुकड़े निकालकर डस्टबिन में फेंका और उसके चोट को साफ करके पट्टी बांधा। काफी देर बैठकर स्नेहल का चेहरा देखता रहा। फिर अपना फोन निकालकर आयुषी को कॉल करके बुलाया था। थोड़ी देर में आयुषी आंखें मसलते हुए रूम में आई और स्नेहल के पैर में पट्टी बांधा देखकर और अर्धांश को स्नेहल के पास बैठा देखकर बोली, भाई सादी की तबीयत फिर खराब हो गई है क्या, और ये पट्टी क्यों? अर्धांश खड़े होकर नजरें चुराते हुए बोली, आयुषी बच्चे आप इनके साथ सो जाए। आयुषी स्नेहल के पास जाकर उसे देखते हुए बोली, भाई साहब हम सो जाएंगे, क्या आप बताएंगे क्या हुआ, और दी की गाल क्या आपने उन्हें? अर्धांश उदास होके बोला, हाँ गुस्से में हमने थप्पड़ मारा। आयुषी हैरान होकर बोली, भाई साहब पर क्यों? आप तो कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठते थे, और आपको पता है ना हम और आर्या भाई साहब को दी कितनी प्यारी है, फिर भी जाए आप, हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अर्धांश सर झुका के वहां से चला गया था। आयुषी स्नेहल का गाल छूकर बुदाबुदाते हुए बोली, हम और भैंसा ख्वाब देख रहे हैं कि बड़े भाई साहब दी से प्यार करने लगेंगे, पर नहीं, इन्होंने तो थप्पड़ मारा है। सच में हम गलत ही सपना देख लिए है। आयुषी मेडिसिन बॉक्स से एक ट्यूब निकलकर उसके गाल पर लगा दी थी। भी उसके बगल में लेट गई थी। तारांकन चैप्टर 12 सुबह का वक्त, जब सब कोई सोए हुए थे, अर्धांश रेडी होकर सबसे पहले स्नेहल के कमरे के गया। आयुषी स्नेहल को पकड़कर सोई हुई थी। अर्धांश स्नेहल के पैरों को चेक कर पट्टी बदल दिया था और अच्छे से दोनों ब्लैंकेट उड़ाकर रूम से निकल गया था। वो मंदिर में जाकर दादी सा के पाँव छू कर बोला, हम काम से बाहर जा रहे हैं, हमें देर होगी आने में। दादी सा थल से तिलक लगाकर सर पर हाथ रखने बोली, खुश रहे, आप इतनी तो नहीं जाते थे कभी, क्या आप अपना काम नाश्ते के बाद नहीं कर सकते हैं? अर्धांश उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, जरूरी काम है, आप परेशान न हो, हम बाहर नाश्ता कर लेंगे। दादी सा मुस्कुराकर बोली, हुक्कुम साहब, समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें, जब तक आप दूसरों के लिए करते रहेंगे। अर्धांश सोफे पर बैठते हुए कहा, इस बारे में अभी बात नहीं करना दादी सा। दादी जी गुस्सा होके बोली, आप सिर्फ हमारी बात टालते हैं, ठीक है अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। अर्धांश प्यार से सर चूमते हुए बोला, दादी माँ हम ये तो नहीं कहें कि आपकी बात नहीं मानेंगे, पर दादी माँ अभी नहीं, अभी मुझे आयु और आशी का भविष्य भी देखना है। आप ही ने तो कहा आयुषी बड़ी हो गई, उसके लिए कोई राजकुमार ढूंढे, अभी हम लेट हो रहे हैं। अर्धांश वहां से बाहर चला गया था। दादी जी घर के बीचों बीच एक बड़ी सी तस्वीर देखकर खुद से बोली, कितने साल हो गए हैं आपको गुजरे? पर लगा जी नहीं, आप इस घर में नहीं है,
आपकी परछाई आपके बेटे ने इतना मेहनत और लगान से सब कुछ संभाला है। हम कभी सोचते हैं कि आपके बेटे की खांटो बुराई करे क्योंकि आपकी तरह वो हमारी बात नहीं सुनता, पर जब उसके नजरियों से देखा जाए तो वो भी ठीक लगता है। हमें आपके बेटे के लिए स्नेहल बहुत अच्छी लगती है, पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका बेटा मेरा मुंह बंद करा देता है। अब आप ही समझाए उसे। दादी सा अपने रामायण पढ़ने लगी थी। सब कोई रामायण धीरे धीरे फ्रेश होकर रूम से निकल रहे थे। स्नेहल का पैर आयुषी के पैर से टकराया तो उसे दर्द महसूस हुआ। वो आह करके उठ गई थी। उसकी आवाज सुनकर आयुषी भी उठकर अचानक से दी से पूछी, दी आप ठीक तो है? वो स्नेहल का सर चेक किया तो उसे गर्म सा महसूस हुआ। वो फिर से लटाते हुए बोली, दी आपको फीवर कर आप लेटी रहो। स्नेहल दोबारा लेट गई और आयुषी ने उसे ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाया और थर्मोमीटर से चेक करके बोली, दी आप फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करके दवा खा लेना, आप फिर आराम करना। स्नेहल धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। आयुषी उठने में हेल्प करते हुए बोली, सॉरी दी वो भाई सा। स्नेहल नजरें चुरा के बोली, सॉरी तो मुझे भी बोलना है आपके भाई सा को, काश मैं अपनी जबान को काबू में रख लेती। आयुषी गुस्से में बोली, आप क्यों सॉरी बोलोगे? भाईसा ने आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था, वो क्यों? स्नेहल बीच में बोली, आयुषी गलती हमने की थी, और ये बातें घर में किसी को नहीं बताएगी, प्रॉमिस करे हम। आयुषी ने हाँ में सर हिला के बोला, ठीक है, पर हम अभी भी भाईसा से गुस्सा है। आयुषी स्नेहल की हेल्प करके बाहर गई। वो बावर्ची को नाश्ता बनाने के लिए बोलने गई थी। उसने घर में सबको बताया स्नेहल की तबीयत खराब है। स्नेहल रेडी होकर वापस स्नेहल के पास आ गई थी। आर्या पहले से ही वहां स्नेहल के पास बैठा हंस रहा था और उससे बातें कर रहा था। स्नेहल आर्या से पूछी, आर्या आप सब तो थोड़े समय के लिए ही यहाँ आए होंगे ना? फिर तो आप लोगों को लंदन जाना होगा। आर्या मुस्कुराकर स्नेहल को एक साइड से गले लगा के बोला, नहीं हम अब यहीं रहेंगे और आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। स्नेहल सर पर मरते हुए बोली, अच्छा और किसने कहा मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरा भी तो घर है। आर्या सहलाते हुए बोला, तो आप जाना ही नहीं ना, आप भाई के साथ पापा की कंपनी ज्वाइन कर लेना। स्नेहल हंसते हुए बोली, आपके भाई जरूर मुझे ऑफिस का कचरा चुनने का काम देंगे। आर्या और आयुषी दोनों हंसने लगे थे। आयुषी स्नेहल से पूछी, दी आपको पैरों में चोट कैसे लगी? स्नेहल कल रात की बात याद करते हुए बोली, वो मुझे भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कॉफी बनाऊं, पर बॉटल बहुत ऊपर रखी थी, निकलने में गिर गई थी और मेरे खाली पैर होने की वजह से मैं लग गया बस। पर आपका थैंक यू जो आपने हमारी पट्टी की। आयुषी भावे सिकोड़ते हुए बोली, दी भाईसा ने आपकी पट्टी की है, उन्होंने ही मुझे आपके साथ सोने को कहा था। स्नेहल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल से दादी और संवारना जी भी मिलने आई थी। दादी ने आर्या को स्नेहल को बाहर सबके साथ बैठाने को कहती है। स्नेहल सबके साथ बैठकर नाश्ता की। वहां सब थे पर अर्धांश नहीं। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। रात में सब डिनर करके अपने कमरे में चले गए थे। अर्धांश देर रात घर आया। वो अपना बैग नौकर को देकर बोला, हमारा खाना कमरे में भेज दे और ध्यान से कोई घर में उठे नहीं। अर्धांश अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ, फिर खाना खाया। फिर टाइम देखकर स्नेहल के कमरे में चला गया था। आर्या सोफे पर सोया हुआ था। स्नेहल और आयुषी बेड पर सोए हुए थे। अर्धांश स्नेहल के पैरों के पास बैठकर उसकी पट्टी उतारने लगा था। स्नेहल को जैसे दर्द महसूस हुआ, उसकी नींद भूल गई थी। जब वो बॉक्स में दवा ढूंढ रहा था, स्नेहल आंखें खोल के अर्धांश को देखी, फिर वो उसे देखता उससे पहले वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी थी। अर्धांश उसकी चोट साफ करके पट्टी बंधा, फिर उसका सर सहलाकर आर्या को जगा के बोला, आयु जाए अपने कमरे में सो जाए। आर्या वहां से चला गया था। अर्धांश भी लाइट ऑफ करके बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद स्नेहल आंखें खोल के दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। वो अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते हुए सो गई थी। अगली सुबह भी वही हुआ। अर्धांश जल्दी उठकर काम पर चला गया और देर रात तक आता।
वहीं रात को वो स्नेहल का पैर चेक कर रूम में चला जाता था। 10 दिन ऐसे ही निकल गए थे। इन अर्धांश वही करता था, सुबह उठकर चले जाना और रात में लेट आता था। जब तक स्नेहल के पैरों में चोट था तब तक अर्धांश भी स्नेहल के कमरे में आकर कुछ देर तक बैठता था, फिर अपने कमरे में चला जाता था। स्नेहल भी हर रात उसका जैसे इंतजार करने लगी थी, हर रात वेट करना और उसके आते ही सोने का नाटक करने लगती थी। पर जब स्नेहल के पांव ठीक होने बाद तो वो कमरे में आना ही छोड़ दिया था। स्नेहल घंटों वेट किया करती पर अर्धांश आता ही नहीं था। कल वीकेंड था। स्नेहल आज भी वेट कर रही थी कि शायद अर्धांश कमरे में आए, पर वो वेट करते करते सो गई थी। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। स्नेहल नौकरों को बोलकर नाश्ता लगवा रही थी और एक नौकर कर अर्धांश को बुलाने लेके भेजा था। कुछ देर बाद वो नौकर आकर बोला, बाईसा हुक्कुमसा ने मना किया है आने को, उन्हें काम है, वो कमरे में नाश्ता लाने को कहा है। स्नेहल का खिला हुआ चेहरा तुरंत मुरझा गया था। वो खाना भेजवा कर चुपचाप खाने लगी थी। वो पूरा दिन उसके कमरे की तरफ देखती रह गई पर एक सरसराहट सी भी नजर उसे नहीं मिली। वो कुछ सोच के सबके लिए चाय और अर्धांश और खुद के लिए कॉफ़ी बनने लगी थी। चाय सबके लिए नौकर से भेजवा दिया और कॉफ़ी लेकर एक नौकर से पूछकर स्टडी रूम की तरफ चली गई थी। स्नेहल नॉक किया। अंदर से आवाज आने पर स्नेहल धीरे से पैर दबाकर अंदर चली गई थी। वो अर्धांश को देखी तो चश्मे पहने किसी बुक को पढ़ रहा था। स्नेहल के चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट वापस आ गई थी। वो जाकर दोनों कॉफ़ी के कप को अर्धांश के सामने रख दी थी। अर्धांश अपना चश्मा नीचे कर ऊपर स्नेहल को मुस्कुराते हुए देखता रह गया। चैप्टर 13 13। वो जाकर दोनों कॉफ़ी के कप को अर्धांश के सामने रख दी थी। अर्धांश अपना चश्मा नीचे कर ऊपर स्नेहल को मुस्कुराते हुए देख रहा था। स्नेहल उसके बगल में जाकर घुटनों पर बैठकर अर्धांश की चेयर अपने तरफ घुमा के कान पकड़ के बोली, सॉरी, आप चाहो तो मुझे फिर से थप्पड़ मार लो। स्नेहल अर्धांश के आंखों में देख के बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अर्धांश अपना चेयर मुड़ाते हुए बोला, नहीं, और हम नहीं जानते हैं आप कौन है। आप बस यहाँ काम के वजह से आई है तो आप अपना काम करे। स्नेहल आंखें बड़ी कर अर्धांश को देखने लगी थी। स्नेहल दोबारा चेयर घुमा के बोली, पक्का अब मैं आपको गली भी नहीं दूंगी, उल्टा जवाब भी नहीं दूंगी। जब आप बोलोगे कॉफ़ी बनाकर दूंगी और हाँ, आपको अलग नामों से नहीं बोलूंगी। हाँ, हुक्म सा बोलूंगी, दादी सा जैसे कहती है। आपके खाने में ज़्यादा मिर्ची और नमक भी नहीं डालूंगी। अर्धांश स्नेहल को घूरने लगा था, फिर उठकर वहां से विंडो के पास चला गया था। स्नेहल बुदबुदाते हुए बोली, यार मेरी जिंदगी इन महान पुरुषों मनाने में ही निकला जाएगा क्या? रूम में तो ऐसे आकर बैठता था जैसे कुछ हुआ ही न, तो अभी नखरे दिखा रहा है, अकड़ के बोल रहा है, जनता ही नहीं है मुझे। लो अब मैं बताती हूँ इस हाथ सॉरी हुक्म सा को। स्नेहल विंडो को पास जाकर अर्धांश को मुड़ाने की कोशिश की पर वो एक एमएम भी नहीं हिला। स्नेहल कमर पर हाथ रख के बोला, अर्धांश के सामने खिड़की पर चढ़ के बोली, क्या बोला आपने? मुझे नहीं जानते तो उस रात मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मैं तो यहाँ काम करने आती हूँ, कहीं भी जाती है दिन काम करके चली जाती मैं, तो बोलो क्यों रोका मुझे? अर्धांश गुस्से स्नेहल का बाजू पकड़ के बोला, क्योंकि आप पागल हो, आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना नहीं आता, आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आपको समझ नहीं आता तुम्हारा दिल क्या चाहता है। प्यार तो नफ़रत में फ़र्क नहीं पता है आपको। आप माफ़ी इसलिए भी मानने आई है क्योंकि उस दिन की बेवजह थप्पड़ आपको गिल्ट में रखा हुआ है। आप हर रात जागकर इंतजार करती थी, है दिन गिन रही थी कब माफ़ी मांगे। उस रात की बात आज तक आपने किसी को नहीं बताया है, क्यों? हम जहां तक जानते हैं आप खुद के लिए लड़ने और खड़े रहने में विश्वास रखती है, तो आपने सच बताकर क्यों भाई मुझे झूठा और खुद को सच्चा बनाया? रात में आको अकेले यहाँ से जाने दे। एक रात यहाँ इस हवेली में हंगामा मचाया था, उस रात पता नहीं कहाँ हंगामा मचाती। उस रात की बात कर रही है तो हम बता दे, उस रात आपके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आप खुद होश में नहीं थी। आपको ये भी नहीं पता चला कि आपके पैरों में कांच चुभी हुई थी।
आपको पता है आप खुद के लिए खुद को कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है। आपसे ज़्यादा अच्छे आपको आयु जनता है, आप खुद को नहीं जानती है। अर्धांश स्नेहल को छोड़ दिया था। स्नेहल एक तक बस अर्धांश को देख रही थी। अर्धांश टेबल के पास आकर बोला, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम क्या है, कौन है, किस लिए है, क्या करते हैं, अच्छे जानते हैं, समझते हैं। हम अपने आप को आप में देखते हैं। हमें भी आपके जैसे अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करते थे। पता नहीं कौन कौन सी डिग्री का सपना था मेरा, जो मैं खुद में कुछ बनने को लगन देखता था, वो आप में देखता हूँ। पर बाबा सा की मौत मुझे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बस यही चीज़ हम जोड़ती है, इसलिए अपने पास्ट और एक्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। स्नेहल सारी बातें दिल को छू गई थी। वो खुद वक्त तक सब चीज़ें सोच रही थी। अर्धांश उसके सामने जाकर चुटकी बजाया। स्नेहल होश में आकर मासूम सी शकल बना के बोली, इतना कुछ बोला आपने पर पता नहीं चला कि आपने माफ़ किया को नहीं। मैं उठक बैठक करूं, माफ़ करोगे हुक्म सा। अर्धांश को स्नेहल की शकल देख के ही हंसी आ गई थी। वो हंसते हुए उसका नाक पकड़कर बोला, कर दिया पागल। स्नेहल खुश होके बोली, सच्ची? ठीक है, कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। स्नेहल उछलते हुए काफ़ी लेकर बाहर जाने लगी थी, पर अर्धांश पीछे से टोकते हुए बोला, पर मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आप अब हॉस्टल नहीं जाएंगे, यहीं रहे जब तक आपका पढ़ाई खत्म नहीं हो जाता है। आपसे मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्नेहल पीछे मुड़ के बोली, सोच के बताऊंगी, वैसे थैंक यू मेरी सेवा करने के लिए। स्नेहल जाने के बाद कुछ देर बाद कॉफ़ी लेकर आई। स्नेहल हंसते हुए बोली, मैंने नहीं सोचा था कभी आप जैसे हाथी को दोस्त बनाऊंगी। अर्धांश स्नेहल के बाल खींचते हुए बोला, हमने भी नहीं सोचा था आप जैसे पागल छिपकली को दोस्त बनाऊंगा। स्नेहल सर रब करते हुए बोली, मैं कहाँ से छिपकली लगती हूँ, आपकी आंखें खराब है। अर्धांश गंभीर होके बोला, उस रात आप कुछ कहते कहते रुक गई थी, क्या हम जान सकते हैं? स्नेहल नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गलती से कुछ निकल गया था। स्नेहल बात बदलते हुए बोली, तो आज तो आप डिनर सबके साथ करेंगे? अर्धांश मुस्कुराकर हमें सर हिला दिया था। स्नेहल मुंह बना के बोली, तो अब हम दोस्त हैं ना? अर्धांश सोचते हुए बोला, हम भी सोच के बताएंगे। वैसे आप न्यू ईयर का क्या प्लान है? स्नेहल मुंह बना के बोली, आपको कॉफ़ी बनाकर दूंगी और सबको काम समझाऊंगी, फिर अपना काम करूंगी। अर्धांश एक कार्ड देते हुए बोला, हवेली में पूजा है, पूरे गांव के लोग हवेली आएगी, उन्हें दान दिया जाएगा, अनाज और वस्त्र देते तो कमर कस लीजिए, बहुत मेहनत लगने वाली है। स्नेहल कार्ड देखने लगी थी। रात में सब डिनर कर रहे थे। सब कोई अर्धांश को देखकर खुश थे। सब हंसी खुशी डिनर करके लिविंग रूम में बैठे मीठा खा रहे थे। संवारना जी ने कहा, बेटा हमें आपसे स्नेहल के बारे में बात करनी थी। स्नेहल संवारना जी को देख रही थी, अर्धांश स्नेहल को देख रहा था। दादी से आर्या और आयुषी भी कभी संवारना जी को देखती तो कभी स्नेहल को। वो संवारना जी आगे बोली, पर आप मिलते ही नहीं थे, आज आप है तो पूछ ही लेते हैं। स्नेहल अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचते हुए मिठाई की प्लेट टेबल पर रख कर थूक निगलते हुए बोली, आंटी मैंने कुछ कांड, मतलब मैंने कोई गलती की है क्या? संवारना जी नामे सर हिला के बोली, नहीं बेटे, आप स्नेहल को अपने कंपनी में हायर क्यों नहीं कर लेते, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। स्नेहल, आर्या और आयुषी चीखते हुए एक साथ बोले, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संवारना जी तीनों को देखते हुए बोली, हाँ, आपको पता है उस दिन की प्रेजेंटेशन जो सब लोग ऑफिस में तारीफ कर रहे थे, वो स्नेहल ने ही बनाकर मुझे समझाया था, इसलिए हम एस्टन अच्छा कर पाए। अर्धांश स्नेहल को देख रहा था। स्नेहल रोने वाली शकल बनाकर संवारना जी को देख रही थी। आर्या आयुषी मुस्कुरा रहे थे। चैप्टर 14 अर्धांश स्नेहल को देख रहा था। स्नेहल रोने वाली शकल बनाकर संवारना जी को देख रही थी। आर्या अपने बाजू से स्नेहल के बाजू पर मरते हुए बोला, वाह क्या बात है, घर में तो लड़ते ही थे, अब ऑफिस में भी आप दोनों लड़ना, मजा आएगा। स्नेहल रोने वाली शकल बनाकर भून भुनाते हुए बोली, वही तो नहीं चाहती। स्नेहल ने संवारना जी से कहा, आंटी
अर्धांश टोकते हुए बोला, पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद बताएंगे आप ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं। स्नेहल मुंह लटका के बैठ गई थी। उसे कुछ बोलना था पर मन में ही सारी बातें रख ली थी। सब कोई धीरे धीरे कमरे में चले गए थे। स्नेहल आर्या बाहर फुलवारी में चले गए थे। बाद में अर्धांश भी वहां आकर आर्या के बगल में बैठ गया। जो स्नेहल को पता भी नहीं था, वो आर्या के तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। आर्या उसके बाल सहला रहा था। स्नेहल आसमान में देखते हुए बोली, आर्या। आर्या अर्धांश को देखा जो उसे इशारे से मना कर रहा था, फिर उसने सिर्फ हम्म में जवाब दिया। स्नेहल मुंह बना के बोली, यार मैं अभी से ही जॉब नहीं कर सकती हूँ, फिर मैं पढ़ाई का टाइम कैसे निकालूंगी, फिर तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। अर्धांश सामने देखते हुए बोला, ये बात आप हमारे पास आकर भी कर सकती थी। स्नेहल डर के दूर हटी और उसके सर पे पीला से चोट लगा। अर्धांश और आर्या उसे पकड़ के बोले, आराम से, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। स्नेहल सर सहलाते हुए बोली, नहीं यार, आप लोग बस भूत जैसे डराया ना करो, वैसे भी मैंने इतनी भूतों की कहानी पढ़ी कर कि अगर इस हवेली की सारी लाइट बंद करो तो भूतिया महल ही लगेगा। अर्धांश बुबुरते हुए बोला, हाँ, और ये इस महल की चुड़ैल जो कभी भी हवेली में घुस आती है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पत्थर उठाते हुए बोली, सर फोड़ दूंगी, कुछ बोला तो। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हाथ पकड़कर पत्थर छीनते हुए बोला, हमें पता है आप सन की हैं, पर सबको दिखाना नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। आर्या चिल्लाते हुए बोला, आप दोनों चुप करो, आपके कारण हम कभी कभी डर जाते हैं। आप दोनों की बातें तलवार झुरी से काम नहीं है, आप दोनों जबान से ही युद्ध कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुंह ऐठ के बोली, मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत अच्छी हूँ, कहाँ मैं पागलों के साथ फंस गई। उद्धरण चिन्ह। दोनों एक साथ खड़े होकर स्नेहल को घूरने लगे थे। स्नेहल दोनों को देखकर खड़े होकर पीछे कदम बढ़ाते हुए बोली, क्या मेरी चलती जबान ने कुछ गलत बोला। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश आर्या को देख और आर्या अर्धांश को, फिर दोनों स्नेहल को घूरते हुए बोले, बहुत गलत। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुंह बनाकर हवेली के अंदर भागी और उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए वो दोनों भागे। स्नेहल चिल्लाते हुए बोली, सॉरी यार, गलती हो गई। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश आर्या को दूसरी साइड से जाने को कहा। दोनों अलग अलग तरफ से जाकर स्नेहल को पकड़ लिए थे। स्नेहल हवा में पैर चिल्लाते हुए बोली, देखो ऊपर वाला देख रहा है, खौफ करो उसका। उद्धरण चिन्ह। दोनों खड़े होकर ऊपर देखें। आर्या ने कहा, ऊपर तो चांद झूमर है, उसे डरे ना। उद्धरण चिन्ह। आर्या खुश होके बोला, हे ब्रो, आयुषी की जगह ले चले। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश कुटिल मुस्कान लिए बोला, जी जरूर। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल छुड़ते हुए बोली, मुझे रूम जाने दो, आयुषी की जगह नहीं जाना, गलती कर दी, बच्ची समझ के माफ कर दो। अर्धांश और आर्या उसे उठाकर छत पर ले गए। एक किनारे पर जाकर उसे लटका दिए थे। स्नेहल जोर जोर से रोके बोली, बचाओ, मुझे बचाओ, हेल्प मी, प्लीज, मुझे फेंकना नहीं, मम्मी मुझे बचाओ। अर्धांश हड़काते हुए बोला, रोना और चिल्लाना बंद करे नहीं तो फेंक देंगे नीचे। स्नेहल की आवाज हलक में अटकी हुई थी। आर्या एक हाथ से बाल ठीक करते हुए बोला, तो कौन था पागल। स्नेहल सिसकते हुए बोली, मैं। ऊपर खींचो। अर्धांश हंसते हुए बोला, ये भूतिया हवेली। स्नेहल चिल्ला के बोली, नहीं नहीं, खूबसूरत हवेली, प्लीज ऊपर उठा लो मुझे डर। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, और छिपकली। स्नेहल रोते हुए बोली, मैं हूँ सब, मैं छिपकली, मैं बंदर, मैं ढाकिन, मैं लोल बकलोल। दोनों हंसने लगे थे। आर्या ने कहा, दी, अब से कुछ बकवास करोगी। स्नेहल चीखते हुए बोली, भाड़ में जाए दी, खींचो मुझे नहीं तो गंदी वाले गाली देगी। दोनों हंसते हुए उसे ऊपर खींचते हैं। स्नेहल का दिल डर से बहुत जोरों से धड़क रहा था। लगातार आंसू बह रहे थे, इसलिए धुंधला दिख रहा था। उसके जमीन पर पांव पड़ते ही अर्धांश के सीने मरते हुए जोर जोर रोने लगी थी। वो बढ़ाते हुए बोली, कितने गंदे हो, ऐसा कोई करता है क्या, छोटी सी तो गलती थी मेरी, मैं मर जाती तो।
वो मरते मारते थक गई तो अर्धांश को गेल से लगाकर बच्चों की तरह नाक नाक पोंछ के सिसक सिसक के रो रही थी। आर्या दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्या अर्धांश के पास जाकर उसका एक हाथ उठा के स्नेहल के सर कर रख दिया और दूसरा उसके पीठ पर। आर्या अर्धांश को देखकर मुस्कुराया और इशारे से ही स्नेहल को चुप कराने को बोला। फिर वहां से दोनों को उसी पोजीशन में छोड़कर चला गया था। अर्धांश धीरे धीरे उंगली चलाते हुए बोला, आप दोस्त हैं हमारी, ऐसे ही कुछ थोड़ी कुछ कर देते, बस हम दोनों डरा रहे थे, माफ कर हमें, और आप आराम करें, क्रम वाली बात हम कल बैठ के बात करेंगे। स्नेहल नाक पूछते हुए थोड़ा दूर होकर खड़े हो गई थी। अर्धांश का हाथ हवा में ही रुक गया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। अर्धांश कुछ सोचकर वहां से निकलते के लिए बहाने सोचने लगा। बहुत देर तक उसके दिमाग में कुछ नहीं आया तो गला साफ कर धीरे से बोला, शुभ रात्रि। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया था। स्नेहल आंखें बड़ी करके अर्धांश को देख रही थी। चैप्टर 14 अर्धांश के जाने के बाद स्नेहल पैर पटकते हुए बोली, खुद ही डराया और कंसोल कर भी चला गया, बेहुदा इंसान। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे। कल नया साल था। आर्या, आयुषी और स्नेहल ने प्लान बनाया वो आज रात साथ में मूवी देखते हुए बिताएंगे। डिनर करने के बाद आयुषी स्नेहल की में जाकर रात के खाने पीने की तैयारी करने लगे थे। आर्या एक रूम में मूवी की स्क्रीनिंग की तैयारियां कर रहा था। अर्धांश उस करे से गुजर रहा था, पर आर्या पीछे से टोकते हुए बोला, हे ब्रो। अर्धांश फोन पॉकेट में रखते हुए बोला, अगर आप अभी क्लब जाने के परमिशन मांग रहे हैं तो ना है, आप घर में ही जो करना है करें, वहाँ आपके दोस्त थे, आप वहाँ सब जानते थे इसलिए हम जाने दे देते थे, पर यहाँ नहीं। आर्या मुंह बना के बोला, भाई साहब हम बड़े हो गए हैं और समझदार भी, और हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम भी और आयुषी के मूवी देखने वाले हैं, क्या आप देखोगे हमारे साथ? कभी तो अपने 2 बोरिंग रूम से निकला करें, और रही बात बाहर जाने की तो हमारा प्लान दी के साथ बन गया है। अर्धांश घूरते हुए बोला, आप लोगों में से कोई भी बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। आर्या कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ब्रो आई लव यू सबसे ज्यादा। अर्धांश हाथ देखकर उसका कान पकड़ के मोड़ते हुए बोला, आई नो, पर आपने सोचा है क्या करना है आगे, कि हम आपको पढ़ने के लिए वापस लंदन भेजे, नहीं तो आप ऑफिस ज्वाइन करें कल से। आर्या अर्धांश के हाथों को पकड़कर अपने कान झुरवाते हुए बोला, ब्रो नो, दर्द बहुत हो रहा है, छोड़ दो, और ऑफिस संभालने के लिए आप हैं, मुझे नहीं करनी ऑफिस ज्वाइन, दी को कराया वो काम है क्या? अर्धांश काम छोड़कर अपने हाथों को मोड़कर गंभीर होके बोला, आयु ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है, आपको को भी हमारा हाथ बटाना होगा। आर्या अर्धांश का चेहरा देखकर धीरे से बोला, ब्रो मॉम तो समझती नहीं है, कम से कम आप तो समझे, हमें नहीं करना ऑफिस की घिसी पिटी काम, हमें पता है आप सारे ऑफिस अकेले संभाल लेंगे, हमें आर्टिस्ट बनना है, आपको पता है ना मेरा पैशन ड्राइंग स्केचेस है, पर आप भी मॉम की बातों में बाबा सा होते तो मुझे उन्हें समझना। अर्धांश आर्या को गले लगा के बोला, शी आगे कुछ न बोले, माफी, हमने आपके सपनों को अनदेखा किया है और हम माँ सा को समझा लेंगे। आर्या इमोशंस होके बोला, हमें पता है आपने हमें अच्छा फ्यूचर देने के लिए आपने अपने सपनों को छोड़ा है, पर हम नहीं बन सकते आपके जैसे, डैड के जाने के बाद आपको ही एक डैड की तरह देखता हूँ।